एक लड़की अपने हवस की भूख मिटाने के लिए अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। जब एसपी साहनी इस मामले की खुलासा करते हैं तो लोग वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जो बाप और बेटी का रिश्ता इतना पवित्र होता है, इतना विश्वास से भरा हुआ होता है, वो एक दूसरे के कातिल कैसे हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले का एक इलाका होता है ताटीपुर। यही का तृप्ति नगर एक इलाका होता है। एक हंसता खेलता परिवार होता है। इस परिवार के जो मुखिया होते हैं वो होते हैं रविंद्र दत्त दुबे, जिसकी उम्र 58 साल होती है। एक कलेक्ट्रेट में क्लर्क की नौकरी कर रहे थे और इनकी एक पत्नी थी, 2 बेटियां थी और एक बेटा था। जो पत्नी थी उनका नाम होता है भारती दुबे और जो बड़ी वाली बेटी होती है उसका नाम कृतिका दुबे। एक और छोटी बेटी थी और एक बेटा था। इनका परिवार अच्छा खासा था, पैसा भी अच्छा कमाते थे। 2 तल्ला 2 मंजिला मकान भी होता है और घर में सुख संपत्ति हर एक चीज होती है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। कृतिका दुबे की शादी हो जाती है, बहुत धूमधाम से शादी भी होती है। उसके बाद वो जब अपने ससुराल जाती है तो जैसे ही 1 साल बीतता है, पति वो जो होता है इनका कृतिका का, वो परेशान करने लगता है। बोलता है कि तुम्हारे पिताजी इतना अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, कुछ हमें भी दें, हमें भी कहीं नौकरी लगवा दें। इस तरीके से डिमांड जब करता है तो जो इसके पिता होते हैं वो बोलते हैं कि बेटी तुम अगर ज्यादा परेशान हो तो वापस मेरे घर चली आओ। रविंद्र दुबे कृतिका को अपने घर वापस बुला लेते हैं। अब बेटी की शादी हो चुकी थी ऑलरेडी, फिर भी अपने मायके रहा करती थी और एक छोटी बेटी, एक बेटा और पत्नी, सब अच्छे से खुशहाल रह रहे थे। लोग भी देखते थे तो कहते थे हाँ कितना खुशहाल परिवार है। रविंद्र दत्त जो दुबे थे इनकी उम्र 58 साल थी। 2 साल रह गए थे इनके रिटायरी के। ये सोच रहे थे कि जैसे रिटायर हो जाऊंगा तो कुछ कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगा, कुछ न कुछ परिवार को चलाने के लिए कुछ न कुछ स्टार्टअप करूंगा। और जैसे ही प्लानिंग बना रहे थे तभी इनके जिंदगी में, खुशहाल जिंदगी में एक काला रात आती है। वो रात होती है 4 अगस्त 2021। 4 अगस्त 2021 को सभी परिवार खुशी पूर्वक शाम को खाना खाते हैं। एक साथ खाने पीने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि ड्राइंग रूम, जो बैठका रूम होता है, खाना वाला रूम होता है, सब कुछ नीचे होता है। लेकिन सोने के लिए दूसरे मंजिला पे सभी के लिए अलग अलग रूम थे। तो सब खाने के बाद सभी अपने अपने रूम में ऊपर चले जाते हैं। तभी बजती है 2 बजता है रात को, और रात को 2 बजे एक धमाके की आवाज आती है। परिवार के सभी सदस्य उठ करके उस रूम में जाते हैं जहां पर आवाज आती है। जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं रविंद्र दुबे जो है उनको खून निकल रहा है और वो एक प्रकार से मृत्यु उनकी हो चुकी थी। अब गांव के लोग भी जुटने इकट्ठे होने लगते हैं। उसके बाद कोई पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस भी आती है मौके पर और जो उनकी लाश होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस अपने जांच पड़ताल में लग जाती है तो पता चलता है कि दरवाजा अंदर से बंद था, कोई अंदर आया नहीं, कोई बाहर गया नहीं। फिर उसको गोली मारा कौन? और फिर काफी जांच पड़ताल के बाद पुलिस को लगता है कि ये शायद सुसाइड किए हों। रविंद्र दुबे किसी मामले से परेशान रहे हों, कोई दिक्कत रही होगी, क्योंकि जब कोई अंदर आया नहीं, अंदर आने का कोई रास्ता भी नहीं था और अंदर से दरवाजा बंद था। ये जब पूरा कांड होता है उसके बाद भी दरवाजा बंद ही था अंदर से, तो फिर कौन मार करके गया? तो इस तरीके से ये सब पता चलता है कि भाई ये सुसाइड ही हो सकता है। अब घर वालों को सुसाइड बता करके पुलिस चली जाती है, लेकिन पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि गुप्त रूप से जानकारी उसका इकट्ठा करने लगते हैं और गुप्त रूप से जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। उनको ये लग रहा था, जब पोस्टमार्टम आता है तो एक मामला खुलासा होता है कि जो गोली थी वो बहुत पास से ही मारी गई थी। तो फिर ऐसा लग रहा था, पुलिस को एक ही डाउट लग रहा था कि ठीक है, अगर रविंद्र दुबे अगर सुसाइड किए हैं तो फिर वो जिस बंदूक से वो अपने आप को मारे हैं वो बंदूक तो पास में होनी चाहिए, लेकिन बंदूक नहीं मिल रही थी। तभी कुछ लोग ये बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है कि भीड़ इकट्ठा हुई हो और वो भीड़ में से कोई उस बंदूक को उठा करके लेके चला गया हो, इस तरीके से। लेकिन पुलिस संतुष्ट नहीं हो पा रही थी और वो लोग जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। पुलिस जांच पड़ताल करती है कि रविंद्र दुबे से हो सकता है किसी से दुश्मनी रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं मिलता। रविंद्र दुबे एक सिंपल थे, अच्छे से रह रहे थे, तो ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है। उसके बाद परिवार की सभी की कुंडली निकाली जाती है
तो परिवार में उनकी पत्नी होती है जिसका नाम भारती होता है। भारती को पुलिस अंदर से कुछ ऐसी तरीके से जांच कर रही थी, भारती को भी नहीं पता चल पा रहा था और पुलिस सोचती है हो सकता है कोई लव का मामला हो इस तरीके से, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। उसके बाद पुलिस को उसकी बड़ी बेटी कृतिका पे जाता है कि हो सकता है कृतिका अपने ससुराल जाने के लिए या फिर अपने पति की सोच रही हो कि अपने पिता को मार दूं तो मेरे पति को सब कुछ मिल जाए। इस तरीके से शक कर रही थी पुलिस और कृतिका पे भी जांच का शक सुई डाल देती है, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं सामने आता है। उसके बाद पुलिस के पास एक ही रास्ता बचा हुआ था, जो एक 17 साल की छोटी वाली बेटी थी, लेकिन नाबालिग थी, उस पर कोई शक नहीं कर सकता था। फिर भी पुलिस ने अंदर ही अंदर बिना बताए शक का एक सुई फेंकती है और जांच शुरू करती है। वो जो छोटी वाली बेटी होती है, पुलिस उसके स्कूल में जाती है, उसके दोस्त जो होती हैं, सहेलियां होती हैं, उनसे पूछती है कि क्या वो जो लड़की थी छोटी उसका किसी से चक्कर था या अफेयर था, तो सभी बोलते हैं नहीं। तभी एक लड़की होती है, उसकी आवाज आती है, वो बोलती है कि हाँ था, इसका एक लड़का था जिससे इसका अफेयर था और अभी भी है। तो एक नाम निकल करके आता है करण राजौरिया। करण राजौरिया के पास पुलिस पहुंच जाती है और पहुंचते ही बोलती है कि तुमने रवि दत्त का कत्ल क्यों किया। अब वो भी शौक हो जाता है कि मैंने कब कर दिया कत्ल, इस तरीके से। लेकिन पुलिस पूछताछ कर रही थी, बार बार बोल रही थी कि तुम ही ने कत्ल किया है और तुम्हें जेल जाना होगा, तुम्हें फांसी होगी, तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी, इस तरीके से डरा रहे थे और वो डर जाता है पूरी तरीके से। तो एक बात बोलता है जिससे पुलिस को कुछ न कुछ अनुमान निकल करके आ जाता है। वो बोलता है कि रवि दत्त की जो छोटी वाली लड़की थी ये मेरी दोस्त थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं इससे बात करता जरूर था, लेकिन एक दिन ये बोलती है कि मेरे पिता का तुम कत्ल कर दो, तभी से मैं इससे गुस्सा हो गया और मैं इससे बात करना बंद कर दिया। चाहे तो आप मोबाइल का CDR निकाल दो, मोबाइल सर्विलांस पे लगा दो, 20 जुलाई से ही मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ। जब पुलिस को ये पता चलता है तो पुलिस भी कहीं ना कहीं विश्वास हो गया कि ये लड़का कत्ल नहीं किया है। अब पुलिस क्या करती है, जो लड़की होती है उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगा देती है, उसका CDR मोबाइल का निकलवाती है। तो वाकई में जो ये लड़का था करण, ये उससे सिर्फ 20 तारीख तक बात किया था, उसके बाद उस लड़की से बात ही नहीं किया था। तो पुलिस सोचती है अब कैसे पता चल पाए। तभी एक नंबर होता है उस लड़की का, उस लड़की के मोबाइल में CDR के माध्यम से निकलता है कि एक नंबर पे उसने बार बार कॉल किया था और कई घंटों तक बात किया था। वो नंबर होता है पुष्पेंद्र लोधी। ये 23 जुलाई से 4 अगस्त तक इससे लगातार बातें हुई थी। अब पुलिस पहुंच जाती है पुष्पेंद्र के पास और इसे उठा लेती है और पूछताछ शुरू करती है। तो वो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन जब पुलिस अपने पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू करती है तो सारा सच उगल देता है और पूरी कहानी बताता है। फिर पुलिस उस लड़की को भी गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ के बाद लड़की जो बताती है वाकई में पूरा हैरान करने वाली कहानी है। ये लड़की बताती है कि जो करण होता है इससे मेरा अफेयर होता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड था, मैं इससे शादी भी करना चाहती थी, बात भी करना चाहती थी, मैं इससे मिला करती थी हमेशा। लेकिन एक दिन संजोग ऐसा होता है कि हम लोग उसी रोड से जा रहे थे, उसी रोड से हमारे पिताजी आ रहे थे और हम दोनों को देख लेते हैं। देखने के बाद हमें भी और मेरे बॉयफ्रेंड को भी वो मार देते हैं थप्पड़ों से और फिर मैं घर आती हूँ। उसके बाद कई बार वो मुझे मोबाइल पे बात करते हुए देखते हैं, उसके बाद भी मारते हैं और कई बार वो मेरे को देख लेते हैं इस तरीके से और मेरे को मार रहे थे। तो हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि पिताजी मेरी पढ़ाई छुड़वा दे और मैं करण से मिल न पाऊं। उसे जब इस तरह का डर सताता है तो करण से बोलती है कि करण तुम मेरे पिताजी का कत्ल कर दो, क्योंकि पिताजी भी तो तुम्हें मारे थे, उसका बदला तुम ले लो। तो करण एक साधारण परिवार से साधारण लड़का था, वो डर जाता है और इस लड़की से भी बात करना बंद कर देता है। वो बोलता है कि मैं कत्ल किसी का नहीं कर पाऊंगा। फिर लड़की को कहीं ना कहीं टसक थी और फिर जाकर के जो पुष्पेंद्र होता है इससे दोस्ती करती है। 23 जुलाई से ही दोस्ती करती है और बात करना स्टार्ट कर देती है। एक हफ्ते बात करने के बाद ये बोलती है उस लड़के से कि तुम एक काम करो, मेरे पिताजी का कत्ल कर दो। तो लड़का बोलता है, क्योंकि जो पुष्पेंद्र लोधी था ये एक प्रकार से सुपारी किलर भी था, लोगों को मारा करता था पैसा लेकर के। और जब इस तरह की बात सुनता है तो बोलता है कि देखो मैं ऐसे किसी का कत्ल नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरे को पैसे दोगी तो मैं जरूर कत्ल कर दूंगा।
तो लड़की बोलती है मेरे पास पैसे तो नहीं है, और वो अपने जिस्म को आगे कर देती है, बोलती है तुम काम करो और तुम मेरे जिस्म का सौदा कर सकते हो, मुझे जहां बुलाओगे जिस प्रकार से बुलाओगे मैं आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इसलिए तुम एक कत्ल करो, उसके बदले में तुम मेरी जो जिस्म है उससे खिलवाड़ कर लेना, जो मर्जी मेरे जिस्म के साथ करना, जब मर्जी जहां मर्जी वहां कर लेना। तो लड़का भी तैयार हो जाता है और एक डेट कंफर्म करता है, वो होता है 4 अगस्त। 4 अगस्त को रात को जब सभी लोग खा पी करके सो जाते हैं, अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, तो ये लड़की जाती है, धीरे से दरवाजा का कुंडी खोलती है और वो जो लड़का होता है वो अंदर आ जाता है, और जैसे ही अंदर आ जाता है लड़की अपने रूम में चली जाती है। रात के 2 बजते हैं, लड़का जाता है, उसके पिता की कत्ल करता है, उसके बाद नीचे भाग करके आता है, ये लड़की फिर से दरवाजा खोलती है और भाग जाता है, फिर से दरवाजा को उसी तरीके से बंद कर देती है। अब पुलिस इसी मामले में उलझ जा रही थी कि आखिर कोई बाहर गया नहीं, अंदर आया नहीं, तो फिर आखिर कत्ल कैसे हुआ था। जब ये पूरा मामला सामने आया, एसपी अमित साहनी जब इस मामले को 14 अगस्त 2021 को केस का खुलासा करते हैं, तो वाकई में लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। जब लोगों को पता चलता है कि एक 17 साल की लड़की आयासी के चक्कर में अपने पिता का ही कत्ल करवा दिया और अपने पिता की कत्ल कराने के लिए अपने जिस्म की सुपारी कर दी और अपने इज्जत को तार तार कर दिया, अपने शरीर का सौदा कर लिया, तो वाकई में लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।